Good morning friends, welcome to the online classes. Today we discuss about class 11th, subject biology, chapter number 8, cell the unit of life, lecture number 4. हमने अपने पिछले लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 3 में जो लास्ट टॉपिक पढ़े थे वह थे सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन और साथ में हमने यूकैरियोटिक सेल्स जो है उसके अंदर के सेल ऑर्गेनल के बारे में भी थोड़ा डिस्कस किया था। तो आज हम इससे आगे का अपना टॉपिक पढ़ेंगे डबल मेम्ब्रेन वाले सेल ऑर्गेनल जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड आते हैं। तो पहले बात करते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वह ग्रीक लैंग्वेज के दो वर्ड से मिलकर बना है, माइटोस जिसका मतलब होता है थ्रेड यानी कि धागा एंड कॉन्ड्रियन इसका मतलब होता है ग्रेन्यूल्स यानी कि कण। के माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब होता है धागे के अंदर जैसे मोतियों की माला पिरो दी गई हो, ऐसा स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया का बनता है। माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी जो है पहली बार जब उसको देखा गया था वह कॉलिकर नाम के साइंटिस्ट ने 1890 में देखा था। उन्होंने इंसेक्ट की स्ट्रिप्टेड मसल्स में पहली बार माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी की थी। फ्लेमिंग साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस माइटोकॉन्ड्रिया को फाइला नाम दिया था। ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं साइंटिस्ट से रिलेटेड, तो आपको याद रखना पड़ेगा कौन से साइंटिस्ट ने क्या नाम दिया था। तो फ्लेमिंग ने माइटोकॉन्ड्रिया को पहली बार फाइला कहा था, एल्टमान साइंटिस्ट ने इसको बायोप्लास्ट कहा था, जबकि सी बेंडा नाम के साइंटिस्ट ने इनको माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया था। डिस्कवरी करने वाले कॉलिकर, नाम देने वाले सी बेंडा। माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर से रिलेटेड हम बात करें तो यह प्रोकैरियोटिक को छोड़ के सभी सेल्स में पाई जाती है। इसकी जो एवरेज लेंथ होती है वे 5 to 8 माइक्रोन होती है और इनका डायमीटर जो है वह 0.5 to 1 माइक्रोन का होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो एक एल्गी है माइक्रोस्टेरिस। इस एल्गी के अंदर केवल एक माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, याद रखना। माइक्रोस्टेरिस एक एल्गी है, उस एल्गी के अंदर ओनली फॉर 1 माइटोकॉन्ड्रिया फाउंड। लेकिन कुछ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में लगभग 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया तक पाए जाते हैं, जबकि नॉर्मली सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर 50 to 5000 तक होते हैं। अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर की कि माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गेनल है जो डबल मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है। इस डायग्राम को आप देखते हो, ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन। इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है, बाहर वाली जो परत है वह फ्लैट होती है, जबकि इनर मेम्ब्रेन के ऊपर आपको कई फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखाई देते हैं जिसको क्रिस्टी कहते हैं। आप देख सकते हो बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है पूरी तरीके से फ्लैट है, जबकि अंदर वाली मेम्ब्रेन के ऊपर आपको फिंगर के जैसे प्रोजेक्शन दिखाई दे रहे हैं, ये है क्रिस्टी। क्या बोलते हैं इनको? क्रिस्टी। आगे हम बात करते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन इज 6 to 8 नैनोमीटर एंड दिस स्पेस इज कॉल्ड पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो डिस्टेंस होता है यह पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहलाता है, जो होता है 6 to 8 नैनोमीटर का। इन माइटोकॉन्ड्रिया जेल लाइक प्रोटीन रिच सब्सटेंस फिल्ड इनसाइड, दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स। कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर की तरफ आप देखते हो तो जेल के जैसा प्रोटीन रिच अमाउंट पाया जाता है जो मैट्रिक्स कहलाता है। ऑन द सरफेस ऑफ क्रिस्टी टेनिस रैकेट शेप्ड पार्टिकल्स आर फाउंड। आप अगर एक क्रिस्टी को देखते हो तो एक क्रिस्टी के ऊपर आपको बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखाई देते हैं जो दिखने में टेनिस के रैकेट के जैसे दिखाई देते हैं। ये पार्टिकल कहलाते हैं ऑक्सीसोम या F1 पार्टिकल। याद रखना, F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम किस पे होते हैं? क्रिस्टी के ऊपर टेनिस के रैकेट के जैसे आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखाई देते हैं। इन F1 पार्टिकल का डायमीटर 85 एंगस्ट्रॉन का होता है, जबकि एक दूसरे से 100 एंगस्ट्रॉन के डिस्टेंस पे लगे हुए होते हैं और हर एक पार्टिकल में एक हेड होता है, स्टॉक होती है एंड बेस होता है। अगर आप इनको ध्यान से देखें तो आपके सामने ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर शो होता है कि ये एक पार्टिकल है जिसमें आप इसका हेड देख सकते हो, स्टॉक देख सकते हो, बेस देख सकते हो।
वापस एक दूसरे के बीच में इनका डिस्टेंस 100 एंगस्ट्रॉन और इनका डायमीटर 85 एंगस्ट्रॉन का होता है। और ये F1 पार्टिकल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर ATPase एंजाइम पाया जाता है जो ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन करता है, जिससे हमारी बॉडी को या सेल को एनर्जी मिलती है। याद रखना कि ऑक्सीसोम जो है, F1 पार्टिकल जो है, उसके हेड में एक एंजाइम पाया जाता है ATPase एंजाइम। ये एंजाइम क्या करता है? ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन की प्रोसेस करता है, जिससे हमको एनर्जी मिलती है। अब बात करते हैं मैट्रिक्स की। द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया हैज़ प्रेजेंस ऑफ सिंगल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड DNA, कि उसके अंदर एक DNA पाया जाता है, 70S के राइबोसोम पाए जाते हैं। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया में एबिलिटी टू प्रोटीन सिंथेसिस, उसमें प्रोटीन सिंथेसिस की एबिलिटी पाई जाती है। लेकिन एक स्पेशल बात, माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का DNA होने के कारण mitochondria have the auto-generate power to produce new mitochondria, but when they are in cytoplasm, they have this capacity, but in independent form, it is not possible कि माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का DNA होने के कारण वह खुद अपने जैसे नए माइटोकॉन्ड्रिया को बनाने की कैपेसिटी रखता है, जिसके कारण माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल कहते हैं। याद रखना, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल क्यों कहते हैं? क्योंकि यह खुद के जैसा माइटोकॉन्ड्रिया बना सकता है, लेकिन कब? जब वह साइटोप्लाज्म में मौजूद हो। लेकिन खुले तौर पे माइटोकॉन्ड्रिया इंडिपेंडेंट फॉर्म में होगा तो उसमें यह कैपेसिटी नहीं पाई जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो उसमें सबसे पहला फंक्शन तो यही आता है कि दे आर कंसर्न्ड विथ एरोबिक रेस्पिरेशन एंड हैंस ATP सिंथेसिस दस आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल, कि ये एरोबिक रेस्पिरेशन से हमको ATP की फॉर्म में एनर्जी देते हैं, ATP सिंथेसिस करते हैं, जिसके कारण माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस भी कहते हैं। क्रेब्स साइकिल जो है वह माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में कंप्लीट होता है। क्रेब्स साइकिल जो है वह रेस्पिरेशन का एक पार्ट है, जिसको मैं आगे एक चैप्टर में डिटेल में बताऊंगा। अभी तो आपको केवल ये नाम याद रखना है कि क्रेब्स साइकिल कहाँ पे कंप्लीट होता है, तो आपको बताना पड़ेगा माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल कंप्लीट होता है। बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड ऑकर इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स है वहाँ पे फैटी एसिड के बीटा ऑक्सीडेशन भी कंप्लीट होता है। याद रखना, फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन की प्रोसेस जो है वह यहाँ पे मैट्रिक्स में कंप्लीट होती है। किसका मैट्रिक्स? माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स। और ETC यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो प्रोसेस है वो भी इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो इसके साथ हमारा ये माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे कंप्लीट होता है। और इससे आगे हम बात करते हैं प्लास्टिड की। प्लास्टिड जो है एक सेकंड ऐसा ऑर्गेनल है जिसमें डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है। याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड ये दो ऐसे ऑर्गेनल्स है जिसके ऊपर डबल मेम्ब्रेन होती है, बाकी सब में सिंगल मेम्ब्रेन होगी या मेम्ब्रेन लेस होंगे। तो बात करते हैं प्लास्टिड की, कि प्लास्टिड की जो डिस्कवरी की थी, डिस्कवर्ड हुआ था, वो किया था हैकल ने, और उसका नाम प्लास्टिड भी हैकल नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। कब दिया था? 1865 में। जबकि शिम्पर नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने 1885 में हमको यह बताया कि ऐसे प्लास्टिड जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। याद रखना, ऐसे प्लास्टिड जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं उनको उन्होंने क्लोरोप्लास्ट नाम दिया था। वापस एक मिनट, कंफ्यूजन नहीं होना है आपको, साइंटिस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। तो प्लास्टिड की डिस्कवरी तो हैकल ने की थी, जबकि ऐसे प्लास्टिड जो फोटोसिंथेसिस में भाग लेते हैं उनको क्लोरोप्लास्ट शिम्पर नाम के साइंटिस्ट ने कहा था। प्लास्टिड जो है नॉट फाउंड इन एनिमल एंड फंजाई, एनिमल और फंजाई की सेल में आपको कोई प्लास्टिड नहीं मिलेंगे, केवल प्लांट के अंदर और एल्गी के अंदर आपको प्लास्टिड मिलेंगे।
लेकिन इन ए ग्रीन एल्गी primitive type of plastid structure are found which is called chromatophore। याद रखना कि एक ग्रीन एल्गी है, ग्रीन एल्गी के अंदर जो प्लास्टिड मिलता है वह बहुत ही प्राचीन टाइप का होता है, प्रिमिटिव टाइप का होता है, जिसको क्रोमेटोफोर कहते हैं। प्लास्टिड जो है, प्लास्टिड एक सेल ऑर्गेनल है जो डबल मेम्ब्रेन वाला है। ये तो उसके साइंटिस्ट की हमने बात की। अब बात करते हैं प्लास्टिड के टाइप की। प्लास्टिड नॉर्मली 3 टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट जो कलरलेस प्लास्टिड है, क्रोमोप्लास्ट जो कलर्ड प्लास्टिड है एक्सेप्ट ग्रीन, हरे रंग को छोड़कर, ग्रीन कलर को छोड़ के सारे क्रोमोप्लास्ट कहलाते हैं। जैसे आप टोमेटो में, लाल मिर्च में ये देखते हो, फूलों के अंदर आप पेटल्स को देखते हो, उनके जो कलर्स है वो किसके कारण है? इसी क्रोमोप्लास्ट के कारण है, कलर्ड प्लास्टिड के कारण होते हैं। जबकि क्लोरोप्लास्ट आपको पत्तियों में मिलता है, लीव्स में मिलता है, जो ग्रीन हिस्सा है प्लांट का। पहले बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट की। ल्यूकोप्लास्ट नाम से क्लियर है हमारे कलरलेस, तो लिखते हैं सबसे पहली बात, इट इज़ द कलरलेस प्लास्टिड एंड मेनली फाउंड इन फूड स्टोरेज पार्ट ऑफ द प्लांट लाइक फ्रूट, सीड, ट्यूबर एक्सेट्रा। कि ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड है और पौधों के उन हिस्सों में मिलेगा जहाँ पे फूड स्टोरेज होता है। जैसे आप किसी फ्रूट को कट करते हो या एप्पल को कट किया, तो कट करने के बाद अंदर की तरफ आपको पानी के जैसा कलर लिक्विड मिलता है, तो वही उसका प्लास्टिड है, कलरलेस प्लास्टिड, जो उसके फूड स्टोरेज वाले हिस्से में पाया जाता है। अब बात है कि वो फूड स्टोरेज किस सब्सटेंस पे है, किस टाइप का ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। इस बेसिस पे ल्यूकोप्लास्ट के 3 पार्ट किए गए हैं। एमाइलोप्लास्ट मतलब जो फूड का स्टोरेज स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में करे, वो कहलाता है एमाइलोप्लास्ट, जो आपको पत्तियों में और फ्रूट्स में मिलेगा। इलियोप्लास्ट जो फूड स्टोरेज करे एट द फॉर्म ऑफ फैट और ऑयल, ऑयल के फॉर्म में अगर फूड स्टोरेज करे तो वह एलियोप्लास्ट कहलाता है, जो आपको मस्टर्ड और ग्राउंडनट में मिलेगा। और एल्यूगोप्लास्ट जो फूड स्टोरेज करे प्रोटीन पार्टिकल की फॉर्म में, वो कहलाता है एल्यूगोप्लास्ट, जो आपको कॉटिलेडन्स में ऑफ पल्सेस यानी कि दालों की कॉटिलेडन्स में मिलेगा। याद रखना, ल्यूकोप्लास्ट क्या होते हैं? कलरलेस प्लास्टिड। कहाँ पे होते हैं? फूड स्टोरेज करने वाले हिस्सों में पाए जाते हैं। और इसके 3 पार्ट थे, एमाइलोप्लास्ट, एलाइयोप्लास्ट एंड एल्यूगोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट क्या था? कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज करता है। एलियोप्लास्ट क्या करता था? ऑयल का स्टोरेज करता है। जबकि एल्यूगोप्लास्ट प्रोटीन का स्टोरेज करता है। नेक्स्ट आता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट मैं आपको बता चुका था कलर्ड प्लास्टिड है। तो एक्सेप्ट क्लोरोफिल दे सिंथेसाइज द स्टोर पिगमेंट सच एज कैरोटीनॉइड जो रेड और ऑरेंज कलर का होता है, और ज़ेंथोफिल जो येलो कलर का होता है। याद रखना कि पौधों के अंदर कैरोटीनॉइड और ज़ेंथोफिल जो है वह क्रोमोप्लास्ट है। ये क्या करते हैं? पौधों में, फूलों में उनका कलर देने का काम करते हैं। क्रोमोप्लास्ट आर फाउंड इन द पील्स ऑफ फ्रूट्स, फलों के छिलकों में मिलते हैं आपको, और फ्लावर्स के पेटल्स में आपको मिलते हैं। टोमेटो में दिखाई देगा, कैरेट में दिखाई देगा, रेड चिली में दिखाई देगा। मतलब कि प्लांट का वह हिस्सा जो आपको ग्रीन कलर का न हो के कोई दूसरे रंग का कलर का दिखाई देता है, तो वह उसके क्रोमोप्लास्ट के कारण ही होता है। इट गिव डिफरेंट कलर टू द फ्लावर टू अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। कि यह फूलों में अलग अलग टाइप के कलर प्रोवाइड करता है, जिसके कारण क्या है, इंसेक्ट उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। लेकिन क्रोमोप्लास्ट चूँकि मैं बता चुका हूँ ग्रीन कलर को छोड़ के, तो इनके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होती। देयर इज नो फोटोसिंथेसिस हैपन इन इट। थर्ड हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की। क्लोरोप्लास्ट मतलब जिसमें ग्रीन पिगमेंट हो। बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की, तो दीज कंटेन क्लोरोफिल एंड परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट जो है क्लोरोफिल को कंटेन करते हैं और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। मोस्ट एल्गी हैव ओनली वन सिंगल क्लोरोप्लास्ट वेयर 20 to 30 क्लोरोप्लास्ट फाउंड इन प्लांट सेल। कि एक एल्गल सेल के अंदर आपको एक क्लोरोप्लास्ट ही मिलता है, जबकि कई प्लांट सेल में 20 to 30 क्लोरोप्लास्ट आपको मिल सकते हैं।
According to the condition and needs, these various plastid are converted into each other. कि जैसी कंडीशन होती है और नीड्स होती है वैसे ही ये सभी प्लास्टिड एक दूसरे में बदलने की कैपेसिटी रखते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि रॉ चिलीज़, कच्ची जो मिर्च होती है वह पहले आपको ग्रीन कलर की मिलती है, और टोमेटो भी जो होते हैं, कच्ची मिर्च और कच्चे टोमेटो जो है वह आपको पहले ग्रीन कलर के मिलते हैं, लेकिन जब वह राइप हो जाते हैं, पक जाते हैं, तो पकने के बाद ये ग्रीन से रेड कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट था वह क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है। कब? जब कंडीशन उनको इस टाइप की मिलती है। एक आपके एग्जाम्स में एक ये क्वेश्चन आया था कि क्लोरोप्लास्ट जो है अलग अलग पौधों में या एल्गी के अंदर आपको अलग अलग शेप का मिलता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट था, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि कौन से एल्गी में, ये एल्गी की नाम है, कौन से एल्गी के अंदर किस टाइप का क्लोरोप्लास्ट मिलता है। प्लांट में तो लेंस शेप का ही मिलेगा आपको, लेकिन एल्गी के अंदर इसमें वेरिएशन हमको मिलती है। तो देखते हैं कि क्लेमाइडोमोनास जो है उसमें आपको कप शेप्ड का क्लोरोप्लास्ट मिलता है। स्पाइरोगाइरा जो है उसमें स्पाइरल शेप्ड का क्लोरोप्लास्ट मिलता है। यूलोथ्रिक्स जो है उसमें बेल्ट शेप का क्लोरोप्लास्ट मिलता है, जबकि जाइमेना जो एल्गी है उसमें आपको स्टार शेप्ड का क्लोरोप्लास्ट मिलता है। तो ये कुछ क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर थे जो मैंने अभी आपको बताए, याद। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट की, कि क्लोरोप्लास्ट हमको दिखते कैसे हैं। क्लोरोप्लास्ट आर 5 to 10 माइक्रोन इन लेंथ एंड 2 to 4 माइक्रोन इन विड्थ। कि इनकी जो लेंथ होती है 5 to 10 माइक्रोन की होती है और विड्थ जो है 2 to 4 माइक्रोन की होती है। इट इज़ मेड अप ऑफ डबल मेम्ब्रेन एंड मिडल पोर्शन ऑफ मेम्ब्रेन इज कॉल्ड पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। जैसे हमने माइटोकॉन्ड्रिया में देखा था कि माइटोकॉन्ड्रिया में पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस था, उसी तरीके से ये प्लास्टिड है तो इसके अंदर पेरीप्लास्टिडियल स्पेस पाया जाता है इनकी डबल मेम्ब्रेन के बीच में। आप देख सकते हैं ये डबल मेम्ब्रेन वाले सेल ऑर्गेनल है। इंटरनल फ्लूइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। कि इस प्लास्टिड को कट करके देखें तो अंदर की तरफ आपको एक लिक्विड या फ्लूइड मिलता है जो कहलाता है स्ट्रोमा, इन विच प्रोटीन, स्टार्च, प्लास्टोग्लोब्यूलिन, 70S राइबोसोम, DNA एंड वाटर इज फाउंड। इसके अंदर आपको ये सब चीज़ें मिलती है। और स्ट्रोमा के अंदर आपको पैरेलल लेयर मिलता है जिसको लेमिली कहते हैं। याद रखना, मैंने कहा कि प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट को कट करते हैं तो अंदर लिक्विड है, उस लिक्विड को तो बोलते हैं स्ट्रोमा, जबकि इसके ऊपर आपको बहुत सारी अंदर लेयर्स मिलती है, वो लेयर कहलाती है लेमिली। याद रखना, लेयर क्या कहलाती है? लेमिली। और इसके अंदर जो लिक्विड है वह क्या कहलाता है? स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा और लेमिली आपस में जुड़े हुए होते हैं। आगे बात करते हैं इनसाइड द स्ट्रोमा। आगे बात करते हैं हम, इन सम प्लेसेस दीज लेमिली आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ फैट बंडल्स एंड दीज बंडल्स आर कॉल्ड थैलेकॉइड। कि इसमें आपको अंदर की तरफ जो लेमिली है, मैंने कहा लेयर्स मौजूद होती है, और ये लेयर क्या है, एक दूसरे के ऊपर आने के बाद जमा हो जाते हैं और एक बंडल बना देते हैं। ये जो बंडल्स है ये बंडल कहलाते हैं थैलेकॉइड। याद रखना कि इसके अंदर जो लेमिली थी वो थी इनके अंदर की लेयर, और वह एक दूसरे के ऊपर आके जमा होने के कारण थैलेकॉइड स्ट्रक्चर बनता है। The group of thylakoid are called granum and each granum consists 2 to 100 thylakoid। कि आप देखते हो कि इसके अंदर लेयर्स बना के थैलेकॉइड बनाती थी, और थैलेकॉइड का जो ग्रुप होता है उसको ग्रेनम कहते हैं। और एक ग्रेनम या ग्रेना के अंदर आपको 2 से लेके 100 तक थैलेकॉइड मिल सकते हैं। याद रखना, लेमिली थी, लेमिली ने जुड़कर थैलेकॉइड को बनाया, थैलेकॉइड का जो ग्रुप बना, जो बंडल बना, उसको ग्रेनम या ग्रेना कहा गया। आगे बात करते हैं हम इसमें, तो सम लेमिली जॉइंस टू स्ट्रोमा एंड लेमिली
जॉइंस टू ग्रेनम एंड ग्रेना। मैंने आपको बताया था स्ट्रोमा लेमिली जो है ये आपस में क्या करती है, दो ग्रेनम को जोड़ने का काम करती है। ये एक प्लास्टिड का स्ट्रक्चर आप देख सकते हो क्लोरोप्लास्ट का, जिसमें आपको बहुत सारे थैलेकॉइड मिलेंगे। ये एक थैलेकॉइड का स्ट्रक्चर बताया और थैलेकॉइड का ग्रुप ग्रेनम था। इसमें आपको बहुत सारे ग्रेना या ग्रेनम के स्ट्रक्चर मिलते हैं जिनको आपस में जोड़ने वाला स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रोमा लेमिली। याद रखना स्ट्रोमा लेमिली दो ग्रेना को जोड़ने का काम करता है। आगे हम बात करते हैं कि सम माइक्रो पार्टिकल्स फाउंड द इंटीरियर सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ थैलेकॉइड विच इज़ कॉल्ड क्वांटासोम। के बहुत सारे माइक्रो पार्टिकल हैं जो आपको थैलेकॉइड की इंटीरियर सरफेस पे मिलते हैं जिसको क्वांटासोम कहते हैं। और क्वांटासोम जो नाम है वह पार्क और बेगिंस ने 1964 में दिया था कि अगर आप थैलेकॉइड को कट करके देखेंगे तो उसके अंदर की तरफ आपको बहुत सारे क्वांटासोम नाम के छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखाई देंगे जो पार्क व बेगिंस ने नाम दिया था। ईच क्वांटासोम कंटेन 230 वेरियस मॉलिक्यूल ऑफ कलर पिगमेंट। These pigment absorb photo energy and give the reaction to the site। कि ये जो क्वांटासोम है इन्हीं के अंदर ऐसी प्रोसेस पाई जाती है कि लाइट एनर्जी को, फोटो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और फोटोसिंथेसिस कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं। एक ये नोट के तौर पे आपको पता होगा कि लाइट रिएक्शन जो है फोटोसिंथेसिस की वो कहाँ होती है, ग्रेनम में, और डार्क रिएक्शन जो है वह कहाँ होती है, स्ट्रोमा में। याद रखना कि फोटोसिंथेसिस अगर धूप में है, लाइट में है, तो उस समय फोटोसिंथेसिस प्लास्टिड के, क्लोरोप्लास्ट के ग्रेनम वाले हिस्से में होगी, जबकि डार्क रिएक्शन जो होती है छाया में जब होता है तो वह स्ट्रोमा वाले हिस्से में फोटोसिंथेसिस को कंप्लीट करता है। तो वापस एक मिनट हम क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को देख लें तो डबल मेम्ब्रेन वाला स्ट्रक्चर था, अंदर का लिक्विड स्ट्रोमा कहलाया, इसके अंदर लेयर थी जिसको लेमिली कहा। लेमिली आपस में जुड़ के थैलेकॉइड बनाती थी। थैलेकॉइड का बंडल या ग्रुप ग्रेनम कहलाता था। ग्रेनम को जोड़ने वाले, दो ग्रेनम को जोड़ने वाला स्ट्रक्चर स्ट्रोमा लेमिली था। और ग्रेनम को काट के देखें या थैलेकॉइड को काट के देखें तो इसके अंदर की तरफ क्वांटासोम थे जिसके अंदर ऐसे पार्टिकल थे जो फोटो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस कर सके। तो ये स्ट्रक्चर था क्लोरोप्लास्ट का। तो आज के लिए इतना ही। इससे आगे की टॉपिक को हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।